नमस्कार। कल हम लोगों ने हिमालय के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने मुख्य रूप से हिमालय की 4 श्रेणियों को, ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी यानी बाह्य हिमालय, इन चारों को हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, या जिसको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। साथ ही साथ जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, यानी जो हिमालय पर्वत पूर्व में जाकर दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल राज्य है, उसमें जो पहाड़ियां फैली हैं हिमालय की छोटी छोटी विखंडित रूप में, उन सब का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। देखिए, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड, जिसका नाम था सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। उन्होंने जो नदियों के उद्गम के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला था कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को उन्होंने सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग कहा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील तिब्बत में है और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में बहते हुए ये पाकिस्तान में जाती है। जबकि दूसरी नदी सतलज नदी है। सतलज नदी का भी उद्गम यही मानसरोवर झील के पास एक और झील है, राकसताल झील। राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है और ये पंजाब हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बहते हुए सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। ओके, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को इन्होंने कश्मीर हिमालय कहा। दूसरा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र था उसको इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। काली नदी जो कि यहाँ नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेश करती है और ये घाघरा नदी की सहायक नदी है काली, उसके और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। तीसरा, काली नदी और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र इन्होंने नेपाल हिमालय कहा। जबकि तीस्ता नदी और दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को ही कहते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ तिब्बत से निकलती है, जब वो इधर आती है तो उसके कई सारे नाम हैं। इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो चाहे आप दिहांग कहिए या ब्रह्मपुत्र कहिए, दोनों एक ही नदियां हैं। ठीक है, तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है वो असम हिमालय है। ठीक है, तो इन 4 भागों में इनको सिडनी बुरार्ड ने बांटा था। अगर हम बात करें अब इनकी विशेषता की, तो इसको तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न इससे पूछते हैं। इससे प्रश्न इस टाइप का आता है, जैसे आपको पूछ लेगा कि कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग। तो अगर आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग अगर नोट्स लेकर बैठे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए, सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। ओके, अगर अब हम एक एक करके बात करें तो कश्मीर हिमालय की हम सबसे पहले बात करते हैं। कश्मीर हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। ओके, कश्मीर हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला है। इन चारों हिमालयों में सबसे अधिक चौड़ाई कश्मीर हिमालय की है और यहाँ पर हिमालय की सबसे अधिक चौड़ाई है। कश्मीर हिमालय में ही कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित हैं, जैसे हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल 2 स्थल हैं। पहला वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है, कटरा में स्थित है।
इसके अलावा अमरनाथ की गुफा और वैष्णो देवी, ये दोनों कश्मीर हिमालय में ही कश्मीर घाटी में स्थित हैं। ओके, इसके अलावा मुस्लिमों का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ, जो कि मुस्लिमों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो भी कश्मीर हिमालय में ही स्थित है। ओके, तो ये कश्मीर हिमालय में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो कि स्थित हैं। बात करते हैं दूसरे हिमालय की, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय में भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, वो कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है जो कि काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है, जिसको गार्डविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में पाई जाती है, और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। तो नंदा देवी कुमायूं हिमालय का ही भाग है। इसके अलावा कुमायूं हिमालय में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल श्रेणी, कामेत श्रेणी, बंदरपूछ श्रेणी, ये सब कहाँ पाई जाती है? ये सब कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। इसके अलावा कुमायूं हिमालय चूँकि पूरे उत्तराखंड में फैला है, इसीलिए विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कुमायूं हिमालय में ही पाई जाती है। देखिए, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न इससे ही अक्सर पूछता है। प्रश्न ऐसे पूछ लेगा कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस हिमालय का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो अगर आप लोग इसको जानते रहेंगे, डीपली पढ़े रहेंगे, तभी आप लोग बता पाएंगे कि ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। ओके, इसके बाद तीसरे पर हम आते हैं नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। देखिए, नेपाल हिमालय मुख्य रूप से नेपाल में विस्तृत है। ठीक है, नेपाल हिमालय मुख्य रूप में नेपाल में विस्तृत है, और नेपाल हिमालय की चौड़ाई इन चारों हिमालयों में सबसे कम है। सबसे कम चौड़ाई नेपाल हिमालय की है, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय में ही पाई जाती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, वो नेपाल में ही, नेपाल हिमालय में पाई जाती है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब कहाँ पाई जाती है? ये सब नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। ओके, इसके बाद आते हैं असम हिमालय की तरफ। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। असम हिमालय सबसे कम चौड़ाई में विस्तृत हिमालय है, लेकिन यहाँ पर जैव विविधता का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। इन चारों हिमालयों में सर्वाधिक जैव विविधता असम हिमालय में ही पाई जाती है। ओके, तो ये सिडनी बुराड़ एक भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। देखिए, कल हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा था और आज थोड़ा सा छूट गया था पूर्वांचल की पहाड़ियों को। पूर्वांचल की पहाड़ियों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय का ही भाग हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हिमालय अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत से आने के बाद वो सीधा दक्षिण में मुड़ जाता है। तो दक्षिण में इन्हीं पहाड़ियों से मुड़ता हुआ आगे आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकले हैं, वो भी हिमालय पर्वत का ही उत्थित भाग है। यानी जो हिमालय पर्वत का उत्थान हो गया है, उसी पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप लोग मैप देख रहे होंगे तो पश्चिम बंगाल की स्थिति आपको पता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में 7 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पूर्वांचल बनता है। ठीक है,
पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जो कि 7 राज्य इसमें शामिल हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है और इन्हीं को पूर्वोत्तर राज्य या पूर्वांचल कहा जाता है। तो इसी में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए और परीक्षा की दृष्टि से भी। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पर यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 4 पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की इन 4 पहाड़ियों को देखेंगे, जिसमें ये मिरी, अबोर, डाफला और मिसमी, मिरी, अबोर, डाफला और मिसमी, ये 4 पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो हिमालय की श्रेणी है, जिसका नाम शिवालिक हिमालय है या शिवालिक श्रेणी है, उसी का ये विखंडित रूप है। ठीक है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय की सबसे बाह्य हिमालय है, जिसको शिवालिक श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो जैसे जैसे पूर्व की तरफ आती है तो वो आपस में सटती जाती है, उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो आगे चलकर ये जब एकदम पूर्व में आ जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो वो खंडित रूप में प्राप्त होती है, खंड खंड रूप में प्राप्त होती है। वही ये है, देखिए, मिरी, अबोर, डफला और मिसमी, ये शिवालिक श्रेणी का ही विखंडित रूप है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इन चारों श्रेणियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसको पटकाई बूम कहते हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नागालैंड में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रेणी है, नागा श्रेणी। नागा श्रेणी नागालैंड में स्थित है। मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मणिपुर में लैमाटोल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिजोरम की अगर हम बात करें तो देखिए, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मिजोरम का एक नाम है मोलेसिस बेसिन, इसको लिख लीजिएगा, मोलेसिस बेसिन, अक्सर पूछता है। ये मिजोरम का नाम है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। मिजोरम जो है पूरा पठारी भाग है। मिजोरम पूरा पठारी भाग है। ये असंगठित चट्टानों से और जो बहुत कोमल और असंगठित चट्टानों से मिलकर मिजोरम बना है, इसको मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और मीजो पहाड़ियाँ भी मिजोरम में ही पाई जाती हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं असम की तरफ। देखिए, असम में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक मिकिर, दूसरी रेगमा और तीसरी बराइल, या जिसको बराइल कहते हैं। बराइल मुख्य रूप से असम और नागालैंड की सीमा पर स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से ये असम का ही भाग है। मिकिर, रेगमा और बराइल पहाड़ियाँ। और इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि जो मिकिर, रेगमा और बराइल पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार तो यहाँ इन्होंने बताया है, तो ये यहाँ कैसे पहुँच गई पूर्वोत्तर में? देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पूर्वोत्तर तक था। ठीक है, पूरा पूर्वोत्तर तक ऐसे तिरछा था प्रायद्वीपीय पठार, लेकिन कालांतर में इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, इन्होंने अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, चट्टान यानी अवसाद लाकर धीरे धीरे तलहटी में जमा कर दिया और धीरे धीरे जब वो अवतलन हो गया तो उससे एक मैदान का निर्माण हुआ, मैदानी भाग निर्मित हुआ, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश बीच में मैदानी भाग के रूप में बन गया तो बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर को प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर दिया और उसके बीच में एक गैप कर दिया, जिसको राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, छोटा नागपुर पठार है, वहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पास, उसी के बगल में एक और पहाड़ी है जिसको राजमहल की पहाड़ी कहते हैं, और यहाँ पर मेघालय में गारो पहाड़ी है। तो इनको और इस पहाड़ी के बीच में जो गैप बना, इसको राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है, इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं ने पूर्वोत्तर को प्रायद्वीपीय पठार से
अलग कर दिया। ठीक है, इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाएंगे। अभी आप लोग परेशान मत होइए, बस जानने के लिए समझ लीजिए कि जो मिकिर, रेगमा और बरैल हैं ये हिमालय का भाग ना होकर ये प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ियाँ हैं। ओके, अब बात करते हैं मेघालय की पहाड़ियों की। देखिए, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और इनका क्रम भी याद रखिएगा। अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो सबसे पश्चिम में गारो, बीच में खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया पहाड़ी पाई जाती हैं। इन 3 पहाड़ियों का नाम वहाँ की स्थानीय जनजाति के नाम पर पड़ा है। आप लोगों ने गारो जनजाति का नाम सुना होगा, आप लोगों ने खासी जनजाति का नाम सुना होगा, आप लोगों ने जयंतिया जनजाति का नाम सुना होगा। तो ये तीनों जो हैं वो जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम है, और ये तीनों भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। क्योंकि देखिए, जो मेघालय है ये मेघालय पठार, जिसको शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं, उसी का हिस्सा है, और शिलांग का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो है वो इसी का हिस्सा है, बस इसके बीच में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने लाकर बीच में मैदानी भाग निर्मित कर दिया, जिससे ये इससे अलग हो गया, और बीच में जो गैप हो गया राजमहल गैरो गैप के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मेघालय में ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जिसमें जो खासी पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियों पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। और दूसरी बात, खासी पहाड़ियों पर ही गारो, खासी, जयंतिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों पर 2 प्रमुख भारत के वर्षा के स्थान स्थित हैं, चेरापूंजी और मासिन राम। जो भारत में सर्वाधिक वर्षा के स्थान है, सबसे अधिक वर्षा करवाते हैं, मासिन राम और चेरापूंजी, वो कहाँ पर स्थित है? मेघालय की खासी पहाड़ियों में ही स्थित हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हुई। ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो भी स्वागत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उचित सुझाव दे सकते हैं। बाकी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन नोट्स जो कि आपको बिना भटकाव के आपकी सबसे अच्छी हेल्प करेंगे वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल नोट्स देखकर उस नोट्स को आप ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।